जिंदगी कभी दुख तो कभी सुख, कभी कठिनाइयाँ तो कभी सफलता। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल की जैसी ही है? सांप सीढ़ी का खेल, ये कैसे हो सकता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हम सब बचपन से सांप सीढ़ी का खेल तो खेलते ही आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपने और मैंने ही बचपन में नहीं खेला है। ये खेल सदियों से चलता आ रहा है। इस खेल को कवि संत ज्ञान ने 13वीं सदी में बनाया था। शुरुआत में इस खेल को मोक्ष पट के नाम से जाना जाता था। शायद उन्होंने ये खेल इसलिए बनाया था कि वो लोगों को समझा पाए कि अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा स्वर्ग और बुरे कर्म करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। ये खेल भी तो हमें यही बताता है, लेकिन ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, ये मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से जिद की कि उसे ये सांप सीढ़ी का खेल चाहिए, और हार कर पिता ने भी उसकी बात मान ली और वो दुकान पर गए और उसके लिए ये खेल खरीदा और उसे लाकर दे दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम ये खेल लेने जाते हैं तो वो ऐसे फोल्ड कर बांध कर रखा होता है, वो खुला नहीं होता है, इसलिए हम देख नहीं पाते कि उसके अंदर क्या है, और उसको ऊपर से भी अच्छी तरह से पैक किया होता है, इसलिए उसके पिता ने भी खोल कर नहीं देखा। लेकिन जब घर आए और तब उन्होंने ये खेल खोल कर देखा, तब उन्हें लगा कि इसको तो खेलने में मज़ा ही नहीं आएगा, और देखकर हैरान से रह गए और साथ ही दुकानदार के पास इसे वापस करने के लिए चले गए। और दुकानदार से जाकर भी उन्होंने यही कहा कि इसको खेलने में मज़ा नहीं आएगा, आप इसे वापस रख लीजिए, इसकी प्रिंटिंग में कोई गलती है और मुझे ऐसे कहिए एक दूसरा पीस दे दीजिए। दुकानदार ने कहा, प्रिंटिंग में गलती कैसे हो सकती है, शायद आपको ही कोई गलती लग रही है। तो फिर पिता ने कहा कि आप ही इसे खोल कर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। दुकानदार ने उसे खोल कर देखा, और दोस्तों, दुकानदार भी उसे खोलकर हैरान रह गया और उसने साथ ही उन्हें वो पीस बदल कर दे दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रिंटिंग में ऐसी क्या गलती थी जो दुकानदार और पिता दोनों ही इसे देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, दरअसल प्रिंटिंग एरर के कारण उसमें सांप ही नहीं बना हुआ था, उस खेल में सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी। अब ऐसा हाल हो तो खेलने का मज़ा कैसे आएगा, क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल में खेलने का मज़ा तो तभी आता है जब हम जीतने वाले हो, 98 तक पहुंच गए हो और 99 पर आकर डंक पड़ जाए और हमें खेल वापस से शुरू करना पड़े। अब दोस्तों, तो उसकी बात तो सही है, ये खेल खेलने में मज़ा कैसे आता। हमारी ज़िंदगी भी तो ऐसे ही है, कभी सांप का डंक तो कभी सफलता की सीढ़ी। लेकिन ये खेल हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इस खेल में भी जब हमें सांप का डंक पड़ता है तो हम हार कर खेल को छोड़ नहीं देते, बल्कि अपनी टर्न चलते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो हम भी सीढ़ी चढ़ेंगे और जीत जाएंगे। जिंदगी भी हमें हमेशा इसी आस से जीनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का जीवन का ये उदाहरण, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। जिंदगी में सफल होना किसे अच्छा नहीं लगता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होने की कोशिश करता है। कभी कभार कुछ लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत एक साथ करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग सफलता की सीढ़ी चढ़कर आसमान छू लेते हैं, और कुछ लोग अपने आप को उम्र भर कोसते और एक सैक्रिफाइस लाइफ जीते ही रह जाते हैं। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी यंग एज में ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण उन्हें बुढ़ापे में आकर पछताना पड़ता है, और उसके बाद वो अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपना ले तो आप उन गलतियों को करने से बच जाएंगे जो अक्सर लोग अपनी यंग एज में कर बैठते हैं। तो चलिए, आज मैं आपकी अपनी दोस्त आपको उन 4 आदतों के बारे में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, हमें हमेशा अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? हम चाहें तो किसी और को भी तो फॉलो कर सकते हैं। इस दुनिया में इतने सफल लोग हैं जिनकी कहानियाँ बहुत इंस्पिरेशनल हैं, हम उनके रास्तों को क्यों नहीं फॉलो कर सकते? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमें हमेशा किसी अपने ही रास्ते को फॉलो करना चाहिए, किसी के भी रास्ते को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा है क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ आपको सलाह देंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने वाले लोग तो हमेशा अच्छे हैं ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि सलाह देने वाले लोग बुरे हैं। बहुत से लोग हैं जो सलाह देते हैं लेकिन वो आपकी बुराई के लिए होती है, और बहुत से लोग सलाह देते हैं जो आपकी अच्छाई के लिए होती हैं। सलाहें सबकी सुननी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। सिर्फ उन्हीं सलाहों को मानिए जिन पर आपका मन मानता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको ये सलाह अच्छी नहीं लगी तो उसे कभी मत मानिए। एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। दूसरा, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने देखा कि एक रास्ते पर सभी जा रहे हैं और पूरी भीड़ उसी के पीछे जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उसी रास्ते पर चलना है, उसी भीड़ में शामिल होना है। ज़रूरी ये है कि आप ये देखें कि जिस रास्ते पर वो भीड़ जा रही है वो रास्ता सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि उसका दूसरा रास्ता जिस पर कोई भी नहीं चल रहा लेकिन सही वाला रास्ता वो है, तो उस पर अकेले चलने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। फिर आप चाहे अकेले चलें या फिर भीड़ में चलें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है क्या और ये ज़रूरी क्यों होती है? दरअसल इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत से चार्जेस होते हैं जिनको देखते ही बहुत से लोग डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट पर होल्ड ऑन कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हमारे फ्यूचर में बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आप अपनी इसी एज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं तो आगे जाकर वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फ़ायदा देती है, जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं हो सकता। तीसरा, यूज़लेस चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब जिन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है, जो सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही हैं, उन चीज़ों को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी एंटरटेनमेंट को ख़त्म कर दो। इसका मतलब ये है कि अपने समय को बर्बाद करने वाली चीज़ों को अपने से दूर कर दो, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि वो यूज़लेस चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं हमें तब इस बात का एहसास होता है कि हम तो सिर्फ अपना समय बर्बाद ही कर रहे थे, उस चीज़ ने तो हमारा कोई फ़ायदा किया ही नहीं। लेकिन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि बाद में जो हो चुका उसको कोई सही तो नहीं कर सकता। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा हमें पहले से ही अवॉइड करना चाहिए। चौथा और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन ये चौथा पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, इस चौथे पॉइंट को फॉलो करने से पहले आप पहले 3 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पहली 3 आदतों को नहीं अपनाएंगे तब तक ये चौथी आदत आपके लिए। चौथी आदत, टेक अ रिस्क, यानी कि और ख़ास करके इस उम्र में रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक मुहावरा भी तो है दैट इफ़ यू कांट टेक अ सिंगल रिस्क यू आर रिस्किंग योर होल लाइफ। मतलब अगर आप खास करके अपनी इस उम्र में एक रिस्क भी नहीं ले सकते, इसका मतलब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को रिस्क पर डाल दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। क्योंकि इस उम्र में रिस्क लेंगे तो कुछ गंवाएंगे तो नहीं आप, क्योंकि आपके ऊपर कोई बोझ नहीं, आपको किसी भी परिवार को संभालना नहीं, किसी के लिए पैसे नहीं कमाने हैं और ना ही खुद के लिए पैसे कमाने हैं। इसलिए अगर आप रिस्क लेंगे तो उसमें कुछ गंवाएंगे नहीं, और अगर उस रिस्क से गलती से आपको फ़ायदा हो गया या फिर उस रिस्क का आउटकम अच्छा आ गया तो जाने वो रिस्क आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। इसलिए इस उम्र में रिस्क लेने का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आगे जाकर तो आप रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि तब आपको अपने परिवार को भी संभालना है, पैसे भी कमाने हैं और जाने ज़िंदगी की और जीवन की कितनी चीज़ों का बोझ आपके ऊपर होता है। तब हर इंसान रिस्क लेने से डर जाता है, क्योंकि उसे यही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर ये रिस्क मेरे लिए बुरा बन गया तो मैं क्या गवा बैठूंगा, जाने कौन ही जाने। लेकिन इस उम्र में तो आप क्या ही गवाएंगे, इसलिए रिस्क लेना चाहिए और ख़ास करके इस उम्र में तो लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये 4 आदतें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंसान और इंसान का जीवन, इसका क्या वजूद है, क्या वैल्यू है, क्या इसे पैसों से तोला जा सकता है?
या फिर महंगे से महंगे हीरे जवाहरात से? या फिर मैं कहूँ कि इंसान की वैल्यू अनमोल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान की वैल्यू वो खुद ही निर्धारित करता है, वो खुद ही अपनी वैल्यू बनाता है और खुद ही अपनी वैल्यू को गिराता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए मैं आपको इस चीज़ का जवाब एक कहानी के रूप में देती हूँ। इस कहानी के बाद आप खुद ही समझ आएंगे कि इंसान कैसे अपनी वैल्यू खुद ही निर्धारित करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से यही सवाल पूछा था कि हमारे जीवन की क्या वैल्यू है। तब उसके पिता ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, मैं तुमसे जो कहूँ वैसा ही करना, उसके बाद तुम समझ जाओगे। तो वो बेटा कहता है ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। उसका पिता उससे बोलता है कि ये पत्थर है, इस पत्थर को मार्केट में ले जाकर बेच दो। इस पत्थर को मैंने एक सड़क के किनारे से उठाया, ये एक मामूली सा पत्थर है, लेकिन अगर कोई तुमसे इस पत्थर का दाम पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तो बेटा कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और बेटा मार्केट चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे वो पत्थर पसंद आ जाता है और वो उससे उस पत्थर का दाम पूछती है। तब बेटा जैसे कि उसके पिता ने उससे कहा था 2 उंगलियां खड़ी कर देता है और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है अच्छा 200 रुपये, हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, ये पत्थर मुझे बेच दो। तो बेटा उसे पत्थर बेच देता है और 200 रुपये लेकर घर वापस आ जाता है। लेकिन रास्ते में वो बड़ा हैरान सा होता है, ये सोच रहा होता है कि एक मामूली सा पत्थर जैसे कि सड़क से उठाया था, उसकी कीमत 200 रुपये कैसे हो सकती है। ये तो सड़क पर कहीं भी मिल जाएगा किसी को भी, तो उस बूढ़ी औरत को ये इतना पसंद कैसे आ गया। लेकिन फिर वो घर चला जाता है और अपने पिता से घर जाकर कहता है कि एक बूढ़ी औरत ने इसे 200 रुपये में खरीद लिया। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि अब ऐसा ही एक और पत्थर ले जाओ, लेकिन अब की बार उसे म्यूजियम में बेचना, और वैसे ही अगर कोई दाम पूछे तो 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तब भी बेटा कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा और म्यूजियम चला जाता है। वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और वो उसे इसका दाम पूछती है, और जैसे कि उसके पिता ने कहा था वो बेटा 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तब औरत उससे कहती है अच्छा 20,000 रुपये, हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, ये पत्थर मुझे बेच दो। तब बेटा बहुत हैरान हो जाता है, एक मामूली सा पत्थर 20,000 रुपये में कैसे बिक सकता है, क्योंकि तब उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो पत्थर को बेचने के लिए म्यूज़ियम में खड़ा है, और म्यूज़ियम में उन चीज़ों का रखा जाता है जो कि बहुत ख़ास हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसीलिए उस बेटे को भी इस बात का एहसास नहीं था कि कैसे उस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये की हो गई। लेकिन वो घर चला जाता है और घर जाके अपने पिता से कहता है कि एक औरत मिली थी, उसने ये पत्थर 20,000 रुपये में खरीद लिया। फिर से उसके पिता कहते हैं कि एक और पत्थर लेके जाओ, और अब की बार इस पत्थर को एक महंगी से महंगी और बेशकीमती पत्थरों की दुकान पर जाकर बेचना। तो बेटा कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, और इस बार वो पत्थरों की एक महंगी सी दुकान पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उस दुकान का दुकानदार उसके हाथ में ये पत्थर देखता है तो साथ ही उससे ये पत्थर ले लेता है और उससे कहता है कि इस पत्थर को तो मैं सालों से ढूंढ रहा था, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला, इसे मुझे दे दो, तुम जो भी दाम कहोगे मैं वो तुम्हें इसके लिए दे दूँगा। तब बेटा 2 उंगलियां खड़ी कर देता है और दुकानदार कहता है 2 लाख रुपए, ठीक है मैं दे दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन तब तो बेटा और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक मामूली सा पत्थर 2 लाख रुपए में कैसे बिक सकता है। लेकिन तब भी उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो एक महंगी सी पत्थरों की दुकान पर खड़ा था, जहाँ पर पत्थर मामूली से मामूली भी क्यों ना हो, लाखों का ही होता है, क्योंकि वो पत्थरों की ही तो दुकान है। और इस बार भी वो अपने पिता के पास घर चला जाता है। उस बार इसके पिता उससे कहते हैं क्या तुम अब समझे कि तुम्हारे जीवन की क्या वैल्यू है, उसका क्या वजूद है। तो बेटा कहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली से पत्थर को किसी ने 2000 में खरीदा, किसी ने 20,000 में, तो किसी ने 2 लाख रुपए में खरीदा।
तब उसके पिता उससे कहते हैं कि दरअसल इंसान की वैल्यू वो खुद ही निर्धारित करता है। ये हम पर है कि हम अपने आप को किस जगह पर रखते हैं, एक मार्केट में, म्यूजियम में या फिर महंगी सी पत्थरों की दुकान में। ये हमें डिसाइड करना है। ये हम पर है कि हम अपने आप को 2000 का पत्थर समझते हैं या फिर 2 लाख रुपए का। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो हमें प्यार तो करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, क्योंकि उन्हें अपना काम हमसे निकलाना होता है, मतलब से प्यार करते हैं। उनके लिए हमारी कीमत सिर्फ 2000 के पत्थर की जैसी है। लेकिन वो इंसान जो हमसे सच में प्यार करते हैं, हमारी कीमत को समझते हैं, उनके लिए हम 2 लाख के पत्थर जैसे हैं। इसलिए इंसान खुद ही ये डिसाइड करता है कि उसकी कीमत क्या है। तो कैसा लग गया आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुस्सा, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी बात पर हमारा इंस्टेंट रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसे बहुत गुस्सा आता था। वो गुस्सा करते वक्त ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, और कभी कभार तो उसे इतना गुस्सा आता कि वो गुस्से में चीज़ें फेंकनी शुरू कर देती, चीज़ों को तोड़ देती। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वो बहुत कोशिश करते थे कि किसी तरह अपनी बेटी की इस आदत को छुड़वा सके, लेकिन हर कोशिश में नाकामयाब रहे। फिर एक दिन उसकी माँ के दिमाग में ख्याल आया कि उनकी बेटी अपनी ट्यूशन टीचर से बहुत प्यार करती है और उनकी हर बात को मानती है। तो उसकी माँ ने सोचा क्यों ना इसकी ट्यूशन टीचर के पास जाया जाए, शायद वही इसकी इस आदत को छुड़वाने में मदद कर सके। और अगले दिन वो ऐसा ही करती हैं, उसकी ट्यूशन टीचर के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। तो उनकी ट्यूशन टीचर जवाब देती हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अपने घर जाइए, 2-3 दिनों में या फिर कुछ ही दिनों में आपकी बेटी का गुस्सा शांत हो जाएगा। पहले तो वो माँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसी की आदत थोड़े से दिनों में कैसे जा सकती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कोशिश करने में भी क्या जाता है, क्योंकि अगर उनकी बेटी की वो आदत छूट गई तो उनके लिए तो अच्छा ही है। तो वो मान जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन जब वो छोटी सी बच्ची ट्यूशन पढ़ने जाती है तो उसकी ट्यूशन टीचर उससे कहती है कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। तो उसकी टीचर उसे पास वाले एक कमरे में लेकर जाती है और उनसे कहती हैं कि तुम देख सकते हो, इस कमरे में किनारे पर कुछ कीले और एक हथौड़ा पड़ा है। वो कहती है जी मैम, मैं देख सकती हूँ। तो फिर वो उसकी टीचर उससे बोलती है कि तुम्हें करना ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें यहाँ पर आकर इस कील और हथौड़े को लेकर दीवार में एक कील ठोक देनी है। फिर चाहे तुम्हें दिन में 10 बार गुस्सा आए या फिर 12 बार, तुम्हें हर बार यहाँ पर आना ही आना है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके बदले में तुम्हें एक प्राइज़ दिया जाएगा। वो छोटी सी बच्ची बहुत खुश हो जाती है और कहती है ऐसा ही होगा। एक दिन वो कीलें ठोकती है, उसे पहली बार गुस्सा आता है, फिर एक कील ठोक देती है, दूसरी बार आता है, फिर एक कील ठोक देती है, और दिन के अंत में उस दीवार पर 10 कीलें होती हैं। लेकिन वो इन कीलों को ठोकने के बाद ये सोचती हैं कि जितनी मेहनत उसकी इन कीलों को ठोकने में लग रही है, अगर वो अपनी वही मेहनत अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लगाए तो कितना अच्छा होगा। और वो ऐसे ही करती है। अगले दिन वो कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुस्से को कंट्रोल में कर पाए, लेकिन क्योंकि ये अभी उसका दूसरा ही दिन था, वो ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी कभार कील ठोकती और कभी कभार अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती। और वो दिन के अंत में देखती है कि जब उसने कीलों को गिना तो दूसरे दिन सिर्फ 8 ही कीलें थी। अगले दिन वो और कोशिश करती है और दिन के अंत में तीसरे दिन वहाँ पर सिर्फ 6 कीलें होती हैं। चौथे दिन वो और कोशिश करती है और दिन के अंत में वहाँ सिर्फ 4 कीलें होती हैं। तीसरे दिन वो और भी कोशिश करती है और अपने गुस्से पर काबू पाने के एक तरह से अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंच जाती है और अब की बार दीवार पर सिर्फ 2 कीलें होती हैं। 5वें दिन वो अपने गुस्से को बहुत अच्छे से काबू में कर लेती है और दिन के अंत में वो देखती है कि उस दीवार पर एक भी कील नहीं थी। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी हंसती मुस्कुराती अपनी मैम के पास जाती है और उनसे वहाँ जाकर कहती है कि देखिए आज दीवार पर एक भी कील नहीं है। तो उसकी मैम भी बहुत खुश होती है और उसे उस दीवार के पास ले जाती है।
वो सच में ये देखती है कि उस दिन दीवार पर एक भी कील नहीं थी। अब वो छोटी सी बच्ची अपनी मैम से कहती है, तो मैम अब मुझे प्राइज़ में क्या देंगे? तो वो मैम जवाब देती है कि अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और करना बाकी है, तुम्हें प्राइज़ उसके बाद दिया जाएगा। तो वो छोटी सी बच्ची पूछती है कि अब क्या बाकी रह गया? तो उसकी मैम कहती है कि अब तुम्हें करना ये है कि अब जिस भी दिन तुम्हें गुस्सा बिल्कुल भी ना आए, उस दिन तुम्हें यहाँ आकर दीवार से एक कील को निकाल देना है। लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ सिर्फ उसी दिन आकर कील को निकालना है जिस दिन तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा ना आए। अब उस लड़की को लगता है कि कीलें तो गिनती में बहुत हैं, अगर मैं ऐसे गुस्सा करूँगी तो यहाँ पर से कीलें निकाल नहीं पाऊँगी। इसलिए वो अपने गुस्से पर बहुत काबू रखती है और उसे अपने गुस्से को आने ही नहीं देती, और रोज़ एक कील आकर वहाँ से निकाल जाती है। क्योंकि वो कीलें बहुत ज़्यादा थी, उसे थोड़े दिनों का समय लग जाता है। और जिस दिन वो सारी कीलें दीवार से निकल जाती है तो वो खुशी खुशी अपनी मैम के पास जाती है और कहती है कि देखिए, अब दीवार पर एक भी कील नहीं है, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखकर सारी कीलों को निकाल दिया है। तो मैडम बहुत खुश हो जाती हैं और उसे उस दीवार के पास फिर से ले जाती हैं और उससे कहती हैं कि क्या अब तुमने दीवार पर एक चीज़ देखी कि इस दीवार पर अब क्या रह गया है? तो वो छोटी सी बच्ची कुछ सोचकर जवाब देती है कि कुछ भी तो नहीं, मैंने तो सारी कीलें हटा दी हैं। तो वो मैम बोलती है, एक बार फिर से देखो, फिर से देखने की और पहचानने की कोशिश करो कि क्या अब इस दीवार पर कुछ बाकी रह गया है। तो वो अब की बार वो छोटी सी बच्ची बहुत ध्यान से देखती है और फिर जवाब देती है कि हाँ, इस दीवार पर उन कीलों के निशान बाकी रह गए हैं। वो मैम कहती हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाह रही थी कि जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप के सामने, अपने बड़ों के सामने, तो तुम उनसे चाहे जितनी मर्जी बार माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ तो कर देंगे क्योंकि तुम्हारे बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे उस गुस्से का निशान, वो चोट, उसका निशान उनके दिल पर लगा रह जाता है, जिस तरह इन कीलों का निशान इस दीवार पर लगा रह गया। तुमने यहाँ से उन कीलों को तो हटा दिया, लेकिन इस निशान को अब कभी नहीं हटा पाओगी। तो वो बेटी समझ जाती है, उसे एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत कर रही थी और उसके आंखों से आंसू हो जाते हैं और वो अपनी टीचर के गले लग जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपकी बात समझ आ गई, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में जब भी आगे बढ़ते हैं, फिर चाहे हम कहीं भी हों, अपने घर पे परिवार वालों के साथ हों, दोस्तों के साथ हों या फिर किसी भी मीटिंग में हों, हमें कभी भी इंस्टेंट रिएक्शन यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते हैं और वो दूसरे के दिल पर हमेशा हमारी कही गई बात का एक निशान, एक प्रभाव ज़रूर छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये सीख कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अमीरी या गरीबी, इसका क्या मतलब है? एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान। लेकिन गरीब इंसान की पहचान क्या है? वो जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या फिर वो जो सपने नहीं देख सकता और अपने सपनों को पूरा करने की नहीं सोच सकता। लेकिन ये किस किताब में लिखा है? एक गरीब इंसान को भी अपने सपने पूरे करने का हक है, अधिकार है। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे ही गरीब इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी बताती हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी चाय की दुकान पे काम करने वाले एक लड़के की है जो अभी अभी अपने गांव से शहर में आया था। उसके परिवार में उसका कोई भी नहीं था, ना उसके पिता ना माता। वो अकेला एक चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी चाय की दुकान एक हॉस्पिटल के साइड पर थी और उस हॉस्पिटल से बहुत से डॉक्टर अक्सर उसकी दुकान पर चाय पीने आया करते थे। एक बार उसी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर उसकी दुकान पर चाय पीने आया और चाय पीने के बाद जब वो पैसे देने लगा तो उसने देखा कि वो अपना पर्स तो हॉस्पिटल में ही भूल आया था। तो उसने उस लड़के से कहा कि एक काम करो, तुम मुझसे हॉस्पिटल के अंदर से आकर पैसे ले जाओ, मैं अपना पर्स अंदर भूल आया हूँ। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं अंदर से आकर ले जाऊँगा। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का हॉस्पिटल में जाकर पैसे लाने के लिए गया तो एंट्रेंस पर ही एक डॉक्टर ने उसे रोक लिया। उससे कहा, कहाँ घुसे जा रहे हो?
तुम्हारी क्या औकात है इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर घुसने की? अपनी टूटी हुई चप्पल और अपने मैले कपड़े देखें, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे थे? तो वो लड़का बड़ी नम्रता के साथ, बड़े प्यार, बड़े स्वभाव के साथ कहता है कि आपके हॉस्पिटल से एक डॉक्टर मेरे यहाँ पर चाय पीने आया था। वो अपना पर्स भूल गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अंदर आके पैसे ले जाना। मैं अपने वही पैसे लेने के लिए आया हूँ। उस डॉक्टर ने फिर उसे बड़े गुस्से से कहा, यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम जैसे गरीबों की इतने बड़े हॉस्पिटल में आने की कोई औकात नहीं है। पहले तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। ये औकात शब्द जैसे उसके दिल को छू गया था। बहुत दर्द हुआ उसे, बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और उस डॉक्टर से बड़ी नम्रता से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी औकात याद दिलवा दी। एक दिन मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। ये कहकर वो उस हॉस्पिटल से चला गया और अपनी उस चाय की दुकान पर जाकर रोने लगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं और उसके लिए मेहनत करने लगते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं, किस्मत भी हमारे आगे झुक जाती है। ऐसे ही एक लड़का उसकी मदद करने के लिए फरिश्ता बनकर उसके पास आया। उसने उस रोते हुए लड़के को देखकर उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? तब उस लड़के ने अपनी सारी कहानी बताई। तो उसने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं और मैं तुम्हारी किसी और तरीके से भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें एक सुझाव ज़रूर दे सकता हूँ जिससे शायद तुम अपना सपना भी पूरा कर पाओ और कुछ पैसे भी कमा पाओ। तो वो लड़का कहता है, ठीक है, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? तो वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, कोल माइंस यानी कि कोयले की खान में काम करना शुरू कर दो। वहाँ पर तुम्हें मेहनत तो दुगनी ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा भी बहुत मिलेगा, शायद उतना जितना तुम अपने उस चाय की दुकान पर 3-4 महीने मेहनत करके भी नहीं कमा पाते थे। उस लड़के के पास और कोई चारा भी नहीं था, उसे अपना सपना पूरा करना था, एक डॉक्टर बनना था। इसलिए वो उसके हाँ में हाँ मिला देता है और अपने लिए कोयले की खान में यानी कि कोल माइंस में नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है और किस्मत से पहले ही दिनों से वहाँ नौकरी भी मिल जाती है और वो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। साल वहाँ काम करने के बाद जब वो ये देखता है कि उसके पास बहुत अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, तो वो अपने पढ़ने के लिए कुछ किताबें खरीद लेता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट जाता है। अब ऐसे ही मेहनत करते करते उसे समय बीत जाता है और वो पढ़ता जाता है और पढ़ता जाता है और अपने सपने की तरफ आगे बढ़ता जाता है। 9 साल बाद वो लड़का अपनी कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। उसकी मेहनत रंग ले आती है और वो डॉक्टर बनने के कुछ समय बाद साथ ही वापस से उस हॉस्पिटल में जाता है जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और किस्मत से एंट्रेंस पर ही उसे वापस से वो डॉक्टर मिल जाता है जिसने उसे बाहर निकाला था। लेकिन क्योंकि 10 साल बीत चुके थे, इसलिए वो डॉक्टर भी अब कुछ बूढ़ा हो चुका था और लड़का भी अब जवान हो गया था। वो अंदर जाता है और जाते ही उस बूढ़े डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है, उसके पैर छूता है। तो तब उस बूढ़े डॉक्टर ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम आते ही मेरे पैर क्यों पड़े? और उसने जवाब दिया, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपके कारण हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे मेरी औकात ना याद दिलाई होती तो शायद आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर ना बनता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हस्ती का नाम क्या था? ये हस्ती WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़े डॉक्टर अरुण मित्तल जी हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अरुण मित्तल जी की इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं भगवान को क्यों कोस रही हूँ, लेकिन दरअसल मैं भगवान को कोस नहीं रही हूँ। ये लाइंस, ये पंक्तियाँ आजकल हर इंसान यूज़ करता है जब भी उसके साथ बुरा होता है, फिर चाहे उसके साथ थोड़ा सा ही बुरा क्यों ना हुआ, वो साथ ही भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। ये बिना सोचे समझे कि भगवान जब भी हमारे साथ कुछ भी करता है वो हमेशा अच्छा ही करता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को
नहीं समझते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसकी स्टोरी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और उसके बाद आप इस बात में बिलीव भी करने लगेंगे कि भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है और हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्हें कोसना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल कहानी आपकी अपनी दोस्त फैक्ट मान्या की ज़ुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की। जब वो 9 इयर्स का होता है तब उसकी माँ का देहांत हो जाता है और जब वो 21 साल का होता है तब उसके पिताजी गुजर जाते हैं। जब वो 23 इयर्स की एज में आते हैं तब वो जहाँ पर काम कर रहे होते हैं उन्हें वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर वो अपना एक बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 साल की उम्र में उनका वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। 26 इयर्स की एज में उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर चली जाती है और 28 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद 31 इयर्स की एज में वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किस्मत साथ ना दे इसके कारण वो उसमें हार जाते हैं। फिर 39 इयर्स की एज में वो एक बार फिर से कोशिश करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं। 45 इयर्स की एज में वो फिर सीनेट का चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं। शायद उनकी किस्मत उनका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो साल बाद फिर से कोशिश करते हैं और इस बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो फिर से हार जाते हैं। उसके बाद 49 इयर्स की एज में वो एक बार फिर से सीनेट का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं। अब आप सोच तो यही रहे होंगे कि शायद उस लड़के की किस्मत ही बहुत ख़राब थी कि वो किसी भी इलेक्शन में जीत ही नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन किस्मत हमेशा आपके आगे सर ज़रूर झुकाएगी, आपको एक दिन सफल ज़रूर करेगी और ऐसा ही होता है। 51 इयर्स की एज में वो एक बार फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और इस बार वो हारते नहीं हैं और ना ही सिर्फ प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर किसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, बल्कि सीधा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन जाते हैं। एक ऐसी कंट्री के राष्ट्रपति जहां पर घूमने जाना भी लोगों को बहुत महंगा लगता है और वो सिर्फ उनकी कोशिश की वजह से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ जो भी करेंगे वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। आज अगर उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा बुरा किया है तो उसमें ज़रूर हमारी कोई ना कोई भलाई भी छिपी होगी। भगवान पर ये अटूट विश्वास हमें ये भी सिखाता है कि हमें कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर विश्वास रखता है उसके साथ भगवान भी हमेशा चलते हैं। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि उस लड़के का नाम क्या था जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया था। उसके कोशिश के कारण इतना सफल हो गया कि उसका नाम तो आजकल हर कोई जानता है। अमेरिका के उस 16वें राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम लिंकन है। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि वो कौन है। तो आपको ये वीडियो और इब्राहिम लिंकन जी की ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं भगवान को क्यों कोस रही हूँ, लेकिन दरअसल मैं भगवान को कोस नहीं रही हूँ। ये लाइंस, ये पंक्तियाँ आजकल हर इंसान यूज़ करता है जब भी उसके साथ बुरा होता है। फिर चाहे उसके साथ थोड़ा सा ही बुरा क्यों ना हुआ, वो साथ ही भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देता है। ये बिना सोचे समझे कि भगवान जब भी हमारे साथ कुछ भी करता है वो हमेशा अच्छा ही करता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाली हूँ
जिसकी स्टोरी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और उसके बाद आप इस बात में बिलीव भी करने लगेंगे कि भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं वो अच्छा ही होता है और हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्हें कोसना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल कहानी, आपकी अपनी दोस्त फैक्ट मान्या की ज़ुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की। जब वो 9 इयर्स का होता है तब उसकी माँ का देहांत हो जाता है और जब वो 21 साल का होता है तब उसके पिताजी गुजर जाते हैं। जब वो 23 इयर्स की एज में आते हैं तब वो जहाँ पर काम कर रहे होते हैं उन्हें वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर वो अपना एक बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 साल की उम्र में उनका वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। 26 इयर्स की एज में उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर चली जाती है और 28 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद 31 इयर्स की एज में वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन किस्मत साथ ना दे इसके कारण वो उसमें हार जाते हैं। फिर 39 इयर्स की एज में वो एक बार फिर से कोशिश करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं। 45 इयर्स की एज में वो फिर सीनेट का चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं। शायद उनकी किस्मत उनका साथ देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो साल बाद फिर से कोशिश करते हैं और इस बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो फिर से हार जाते हैं। उसके बाद 49 इयर्स की एज में वो एक बार फिर से सीनेट का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो उसमें भी हार जाते हैं। अब आप सोच तो यही रहे होंगे कि शायद उस लड़के की किस्मत ही बहुत ख़राब थी कि वो किसी भी इलेक्शन में जीत ही नहीं पाया, लेकिन कहते हैं ना कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन किस्मत हमेशा आपके आगे सर ज़रूर झुकाएगी, आपको एक दिन सफल ज़रूर करेगी और ऐसा ही होता है। 51 इयर्स की एज में वो एक बार फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और इस बार वो हारते नहीं हैं और ना ही सिर्फ प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर किसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, बल्कि सीधा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन जाते हैं। एक ऐसी कंट्री के राष्ट्रपति जहां पर घूमने जाना भी लोगों को बहुत महंगा लगता है और वो सिर्फ उनकी कोशिश की वजह से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ जो भी करेंगे वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। आज अगर उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा बुरा किया है तो उसमें ज़रूर हमारी कोई ना कोई भलाई भी छिपी होगी। भगवान पर ये अटूट विश्वास हमें ये भी सिखाता है कि हमें कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर विश्वास रखता है उसके साथ भगवान भी हमेशा चलते हैं। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि उस लड़के का नाम क्या था जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया था। उसके कोशिश के कारण इतना सफल हो गया कि उसका नाम तो आजकल हर कोई जानता है। अमेरिका के उस 16वें राष्ट्रपति का नाम इब्राहिम लिंकन है। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि वो कौन है। तो आपको ये वीडियो और इब्राहिम लिंकन जी की ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रमेश एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसका घर बहुत ही छोटा था, जिसकी हालत शायद बहुत बुरी थी। उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, जहां उन्हें उसके लिए बहुत कम पैसा दिया जाता था और वो मुश्किल से ही रमेश की पढ़ाइयों के लिए स्कूल की फीस भर रहे थे। उसके घर की हालत तो मानो कि उसके घर में एक मेहमान को बिठाने जितनी भी जगह नहीं थी, लेकिन रमेश, उसे तो सिर्फ अपने ऐश आराम की पड़ी थी। दोस्तों के साथ घूमने की, महंगे से महंगा फ़ोन चलाने की, इधर उधर जाने की। वो ये नहीं सोचता था कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए अपने जीवन में कुछ करने के लिए।
लेकिन इन सब बातों को उसका एक दोस्त सुरेश देख रहा था। उसे इतना तो पता चल रहा था कि रमेश जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि रमेश को कैसे इस बात का एहसास दिलवाया जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। एक बार उसको एक तरकीब सोचती है और वो स्कूल में रमेश से कहता है कि चल आज तेरे घर पे चलते हैं। पहले तो रमेश थोड़ा सा हिचकिचाता है और उससे कहता है कि रहने दो यार, लेकिन सुरेश के बहुत कहने पर रमेश हाँ कर देता है। अंदर से तो रमेश भी जानता था कि वो क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उसके घर की हालत ही इतनी ख़राब थी, जहाँ एक मेहमान तक को बिठाने की जगह नहीं थी, तो वो सुरेश को अपने घर कैसे ले जाता। लेकिन उसे ले जाना तो पड़ा। अब जब सुरेश उसके घर पहुंचता है तो उसको एहसास दिलाने के लिए जानबूझकर उसे चढ़ाना शुरू कर देता है। वो रमेश से कहता है, तुम्हारे घर की तो हालत इतनी बुरी है, क्या छोटा और ख़राब सा घर है तुम्हारा, चलो अंदर चल के देखते हैं, शायद कुछ ठीक हो। वो अंदर जाता है और उसे और चिढ़ाता है और उसे कहता है, तुम्हारे घर की हालत तो अंदर से भी बहुत ख़राब है, तुम्हारी माँ बेचारी बीमार पड़ी है, घर में सब कुछ बिखरा है, इतना छोटा सा तुम्हारा घर है, चलो बाहर ही चलते हैं। अब बेचारा रमेश अंदर से बहुत चिढ़ जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तब सुरेश उससे कहता है, क्या चल रहा है वो मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें ही इस बात का एहसास नहीं कि तुम अपने जीवन के साथ कितना गलत कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने खुद को भी धोखा दे रहे हो। लेकिन तुम गलत क्या कर रहे हो इस बात का एहसास तुम्हें मैं करवाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की फैक्ट्री पर लेकर चलता हूँ, जहाँ वो इस समय मजदूरी कर रहे होंगे। फिर रमेश कहता है, लेकिन अभी तो मजदूरी करने का वक्त है, वहाँ जाकर अभी हम क्या करेंगे। तब सुरेश कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो भी मजदूरी कर रहे होंगे, लेकिन वही तो तुम्हें दिखाना है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने पिता के सामने मत जाना, छुपके से सिर्फ ये देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तो रमेश कहता है, ठीक है चलो। अब वो दोनों फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर वो रमेश ये देखता है कि उसके पिता कैसे पसीने से भरे होते हैं, थके हारे एक जगह पर बैठे होते हैं और अपने दोस्त से कुछ बातें कर रहे होते हैं। अपने दोस्त से वो कह रहे होते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी जीकर करूँ भी तो क्या, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, उसमें से भी अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, घर का देखना है, अपनी पत्नी का इलाज करवाना है, करूँ तो करूँ क्या। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसा कमाता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा मेरे इन सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा और मेरे इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। देख लेना, मेरा बेटा बहुत होशियार है, एक दिन आएगा जब मेरा बेटा अमीर बन जाएगा। इसीलिए तो मैं किसी भी तरह अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस ज़रूर भरता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट आए। और पास खड़ा रमेश ये सब बातें सुन रहा होता है और ये सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर अपने पिता के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। और इस दिन वो अपने पिता से कहता है कि चिंता मत करिए, आपका लक्ष्य, आपका सपना मैं एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। उस दिन आपको कोई चिंता नहीं होगी, आपने जितनी मेहनत मेरे लिए किया, आपको उतना ही आराम और ऐश व आराम की ज़िंदगी अब मैं दूंगा। उस दिन उसके मन से एक ही आवाज़ निकलती है कि अब इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि सिर्फ अपना सपना पूरा करना है या फिर एक ऐश व आराम की ज़िंदगी जीनी है, बल्कि इसलिए भी पूरा करना है क्योंकि हमारे माँ बाप ने, मेरे पिता ने मेरे लिए जो खून पसीना बहाया है, जो मेहनत की है, मुझे उनको इसका फल देना है, अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। और वो बहुत मेहनत करता है और स्टेट लेवल में टॉप कर जाता है और धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगता है। और 5 साल बाद मेहनत करते करते उसका सपना, उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है, जिसके पास आज एक बड़ा सा सुंदर सा बंगलो भी था,
घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, ऐश आराम के लिए महंगी से महंगी चीज़ थी, इस्तेमाल करने के लिए महंगे से महंगा फ़ोन था। उस दिन उसे समझ आ जाता है कि उस दिन अगर उसके उस दोस्त सुरेश ने उसे ये समझाया ना होता तो शायद आज भी वो एक छोटी सी कुटिया में ही रह रहा होता। लेकिन क्योंकि उस दिन उसके दोस्त ने उसे ये एहसास करवाया कि वो कितना गलत था, इसीलिए आज वो एक इतना अमीर इंसान बन चुका है, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। इस बात को ठान लिया कि अपने पिता का सपना, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। और ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमेशा अपने लक्ष्य को अपने मन में ठान लेना चाहिए कि अब तो इसे पूरा करना ही है, क्योंकि जब आप अपने मन में एक चीज़ को ठान लेते हैं तो आपको वो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहानी हमें ये तो सिखाती है, लेकिन माँ बाप की वैल्यू भी ज़रूर सिखाती है। हमें बताती है कि माँ बाप हमारे लिए कितने कीमती हैं। उस दिन अगर उसके पिता ने उसके लिए पैसे ना कमाए होते, उसकी स्कूल की फीस ना भरकर अपना सोचा होता, तो आज ना वो पढ़ा लिखा होता और ना ही एक अमीर इंसान बना होता, बल्कि अपने पिता की तरह ही एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता। लेकिन आज क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए मेहनत की, इसलिए आज वो एक बहुत अमीर इंसान बन चुका था। अपने लक्ष्य को इस तरह से मन में बिठा लो कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अपना सपना पूरा करने से रोक ना सके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।